हेलो फ्रेंड्स, आज हम 29 और 30 नवंबर के 2020 के करंट अफेयर देखेंगे और पहला टॉपिक है माउंट इली लेवोटोलॉक। ILI इली लेवोटोलॉक। ये माउंट इली लेवोटोलॉक क्या है? ये एक वोल्केनो है। इट इज़ ए वोल्केनो लोकेटेड इन ईस्टर्न इंडोनेशिया इरप्ट्स। ये एक वोल्केनो है जो इंडोनेशिया में ईस्टर्न इंडोनेशिया में लोकेटेड है। ये अभी फ़िलहाल इरप्ट हुआ है तो इसलिए न्यूज़ में था। ये एक माउंटेन है 5423 मीटर की, जहाँ पे ये इरप्ट हुआ है। इससे पहले भी इंडोनेशिया में 2 वोल्केनो इरप्ट हुए हैं इंडोनेशिया में, जिनका नाम है मेरापी जो जावा आइलैंड पे था, और सिनाबॉग जो कि सुमात्रा आइलैंड पे है। ये सुमात्रा आइलैंड और जावा आइलैंड ये इंडोनेशिया के ही पार्ट हैं। तो वोल्केनो क्या होता है, वोल्केनो के बारे में देखते हैं। वोल्केनो इज़ एन ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच लावा वोल्केनो एस एंड गैसेस एस्केप। वोल्केनो एक क्या होता है कि अर्थ सरफेस पे एक दरार आ जाती है, रप्चर आ जाती है, जिससे अर्थ सरफेस से, जैसे ये अर्थ सरफेस है, यहाँ पे रप्चर आ जाता है। तो यहाँ से जो इस अर्थ के अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो लिक्विड के साथ, जिसको हम बोलते हैं लावा, ये लावा के साथ बहुत सारे मिनरल्स भी लेके आता है, जिसमें मान लो आयरन होता है, लोहा, एल्यूमिनियम होता है, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। तो ये ऐसे इरप्ट करता है और इस इरप्शन को ही हम लावा बोलते हैं। इस हिंदी में इरप्शन को हम वोल्केनो बोलते हैं। वोल्केनो लावा तो निकलता है इससे लिक्विड फॉर्म में, तो ये वोल्केनो को हम ज्वालामुखी बोलते हैं हिंदी में। ज्वालामुखी। तो ये अपने साथ जब लावा निकलता है तो मिनरल्स भी लेके आता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि अर्थ के अंदर प्रेशर और टेम्परेचर के वजह से ये इरप्शन होता है, टेक्टोनिक फोर्सेस की वजह से। तो इसी को हम वोल्केनो बोलते हैं। तो वोल्केनो समझ में आ गया होगा आपको। ये ऐसा होता है वोल्केनो, देख लो आप। ये माउंटेन है, माउंटेन में से ये एक फायर वगैरह, आग वगैरह निकल रही है, और इसके साथ ये लावा जो ये इसके ऊपर फैला हुआ है, ये लावा है जो ठंडा होने पे एक शेप ले लेता है। इसी को हम लावा बोलते हैं, इरप्शन को, ये ज्वालामुखी। और ये कहाँ पे हुआ है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया को हम मैप पे देख लेते हैं। ये जी आपका इंडोनेशिया, ये इंडोनेशिया है। ये आपने देखा होगा यहाँ ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ वेस्ट साइड में ये इंडियन ओशियन है, यहाँ पे इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। ये जकार्ता। तो ये पूरा इंडोनेशिया फैला हुआ है यहाँ से यहाँ तक। इससे जो जकार्ता है, इससे ईस्टर्न साइड में 2600 किलोमीटर दूर पे ये जो माउंट इली लेवोटोलॉक है, ये इरप्ट हुआ है अभी, इसलिए न्यूज़ में था। बस इसके बारे में इतना ही है। चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, OIC। अभी क्या है कि इंडिया ने एक रिजोल्यूशन पास किया था। इसने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की मीटिंग हुई थी, तो उसको कंडेम किया है। कंडेम का मतलब निंदा करना, एक तरह से हिंदी में बोलते हैं। तो उसको कंडेम किया है इसने, इंडिया ने। OIC ने जम्मू कश्मीर से रिलेटेड उस मीटिंग में एक रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया था। और कौन सी मीटिंग थी OIC की? ये OIC की 47th काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर। जो OIC कंट्रीज़ हैं, इसमें 57 के अराउंड कंट्रीज आती हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग थी, 47th मीटिंग, जिसमें इन्होंने एक रिजोल्यूशन रिगार्डिंग जम्मू कश्मीर अडॉप्ट किया था, जो इंडिया ने कंडेम किया है इसको। इंडिया ने कंडेम क्यों किया? इंडिया ने कहा है कि इंडिया हैज़ सेड
that OIC has no locus standi in matters strictly इंटरनल टू इंडिया इंक्लूडिंग दैट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर। इंडिया ने कहा है कि ओआईसी के पास कोई भी ऐसा राइट नहीं है, अधिकार नहीं है कि वो इंडिया के इंटरनल मैटर में, जो आंतरिक मामले हैं इंडिया के, उनमें दखल अंदाजी करे। अब ये ओआईसी क्या है, ओआईसी देख लेते हैं। ओआईसी जी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कब फाउंड हुई थी, कब स्थापना हुई थी इसकी, 1969 1969 में इसको सेटअप किया गया था। अभी इसके 57 मेंबर्स हैं, 57 मेंबर हैं और ये सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज़ सेकंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन के बाद ये सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है पूरे वर्ल्ड में और ये इंटर गवर्नमेंटल है। इंटर गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि सिर्फ गवर्नमेंट ही पार्टिसिपेट करती हैं इसमें। जैसे और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिसमें वहाँ के प्राइवेट बिजनेसमैन, अकेडमिया या एनजीओज़ वगैरह भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। लेकिन इंटर गवर्नमेंट का मतलब है कि सिर्फ गवर्नमेंट ही पार्टिसिपेट करेंगी। और ये द ऑर्गेनाइजेशन स्टेट्स दैट इट इज़ द कलेक्टिव वॉइस ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड। ये ऑर्गेनाइजेशन जो मुस्लिम वर्ल्ड है, जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उनकी कलेक्टिव वॉइस को एक साथ रखने के लिए और उनका सेफ गार्ड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके मुस्लिम इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए बनाई गई थी, ताकि वर्ल्ड में स्पिरिट ऑफ प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस एंड हारमनी, वर्ल्ड में पीस और हारमनी, पीस मतलब शांति और हारमनी मतलब मधुर संबंध, इंटरनेशनली एस्टेब्लिश कर सकें। अब आगे लिखा है कि ओआईसी हैज़ परमानेंट डेलीगेशंस टू द यूनाइटेड नेशन एंड यूरोपियन यूनियन। ओआईसी का जो परमानेंट डेलीगेशन है यूनाइटेड नेशन में भी है और यूरोपियन यूनियन में भी। अब ये परमानेंट डेलीगेशन क्या होता है? डेलीगेशन जी एक मेंबर, ये कोई भी मान लो एक मेंबर अपॉइंट कर देती है जो डिप्लोमेटिक रिलेशन को देखता है। मान लो इन्होंने एक मेंबर अपॉइंट किया ओआईसी ने अपना, जो यूनाइटेड नेशन में और यूरोपियन यूनियन में इसको रिप्रेजेंट करेगा। मान लो जो भी इसकी ओआईसी की बात रखनी है, जो यूनाइटेड नेशन में और यूरोपियन यूनियन में वो मेंबर रखेगा। मतलब एक तरह से डिप्लोमेट हो गया वो, राजनीतिक बातों को देखने वाला। तो उसी को डेलीगेशन, परमानेंट डेलीगेशन बोलते हैं। अब इसका देख लेते हैं कि सेक्रेटरीट कहाँ पे है। इसका परमानेंट सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है? जेदा, जो जेदा जगह है, कहाँ पे ये जेदा प्लेस? सऊदी अरब में इसका परमानेंट प्लेस है सेक्रेटेरिएट का। अब इसका इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है, इंडिया के लिए क्या इसकी इम्पोर्टेंस है वो देख लेते हैं। देखो जी, ओआईसी ग्रोइंग इकोनॉमिक एंड एनर्जी इंटरडिपेंडेंस विद इंडिया हैज़ बिकम इम्पोर्टेंस इन रिसेंट टाइम। इंडिया की देखो नीड बढ़ती जा रही है एनर्जी की, मतलब जो पेट्रोल डीजल है, पेट्रोलियम, तो इंडिया की पॉपुलेशन भी बढ़ रही है और डिमांड बढ़ रही है। तो उसकी एनर्जी नीड को और इकोनॉमिक ट्रेड के लिए ये कंट्रीज़ इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये ओआईसी कंट्रीज़ कौन कौन सी है इन्हें देख लेते हैं कहाँ पे आती है। ये देखिए जी मैप में, ये अपना इंडिया है। देखो ये इंडिया के साइड में, मतलब ये एशिया है पूरा, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। तो यहाँ पे ये एशियन कंट्रीज़ है, जो यहाँ पे ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया, ये जहाँ पे टर्की, और ये कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़, वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज़, और ये इंडोनेशिया, और यहाँ पे एक ये साउथ अमेरिकन कंट्रीज़, और ये एक यहाँ पे कंट्री अफ्रीकन। ये सारी कंट्रीज़ ओआईसी की मेंबर हैं। टोटल कितनी है? 57 मेंबर हैं। ठीक है जी। ये इसमें लिखा हुआ है इसी के बारे में कि ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन कब फाउंड हुई थी, 1969 में, और फर्स्ट ओआईसी चार्टर अडॉप्ट किया था 1972 में। इसके जो मेंबर हैं, प्रेजेंटली मेंबर हैं 57 है, लेकिन फाउंडिंग मेंबर जब बना था जब 30 मेंबर थे इसके। तो अब इसमें क्या क्या याद रखना है ये एक बार चेक कर लेते हैं कि ओआईसी के बारे में, कि ओआईसी क्यों न्यूज़ में था। क्योंकि इसने जम्मू कश्मीर पर रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया था और इंडिया ने उसे कंडेम कर दिया था। क्यों? क्योंकि इंडिया ने कहा था कि जम्मू कश्मीर इंडिया का इंटरनल पार्ट है, इंटरनल मैटर है, जिसमें कोई दूसरा दखल अंदाजी नहीं कर सकता। और अब ओआईसी
कहाँ कब फाउंड हुआ था? ये 1969 में फाउंड हुआ था और इसने फर्स्ट चार्टर 1972 में अडॉप्ट किया था और इसके 57 मेंबर हैं। ये चीज़ हमें याद रखनी है। और हाँ, एक चीज़ और कि इसका जो परमानेंट डेलीगेशन है कहाँ कहाँ पे है? एक तो यूनाइटेड नेशन में भी रिप्रेजेंट करता है इसको, और कहाँ पे? यूरोपियन यूनियन में। ठीक है जी, चलते हैं आगे। यूरोपियन यूनियन के बारे में तो आप जानते ही होंगे। यूरोपियन कंट्रीज़ का ग्रुप है एक, मतलब जो यूरोप की कंट्रीज़ आती हैं, जो यहाँ पे ये कंट्रीज़ हैं, ये यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जो ये, इनका ग्रुप है जी एक, उसी को यूरोपियन यूनियन बोलते हैं, बस इतना जान लो। और यूनाइटेड नेशन के बारे में तो पता ही होगा। यूनाइटेड नेशन क्या है कि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इस ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया था, जिसका इंडिया भी पार्ट है। ठीक है जी, फाउंडिंग मेंबर है इसका, मतलब जब बना था यूएन तब से इंडिया पार्ट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? वन हेल्थ ग्लोबल लीडर्स ग्रुप ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ये क्या जी? अभी अभी इसको लॉन्च किया है। किसको? वन हेल्थ ग्लोबल लीडर्स ग्रुप, वन हेल्थ ग्लोबल लीडर्स ग्रुप ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। किसने लॉन्च किया जी अभी अभी इसको? फाओ ने। फाओ क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। एंड थर्ड, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, इनके बारे में भी जानेंगे। पहले ये क्या बनाया है इन तीनों ने, इसे देखते हैं। वन हेल्थ ग्लोबल लीडर्स ग्रुप ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। देखो जी, दिस 20 member group comprises heads of states, current and former ministers of different countries, leaders from the private sector and civil society। ये 20 मेंबर का ग्रुप है जी, जिसमें फॉर्मर मिनिस्टर मतलब पूर्व जो मंत्री हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के, लीडर्स वहाँ के नेता, और प्राइवेट सेक्टर सिविल सोसाइटी मतलब NGO वगैरह भी पार्टिसिपेट करती हैं इसमें। इसको अभी को चेयर किया था किसने? मतलब इसकी जो अध्यक्ष रहा था इस मीटिंग का, कौन रहा था चेयरमैन? किसने? प्राइम मिनिस्टर ऑफ बारबाडोस और बांग्लादेश। ये दो कंट्रियों का वो रहा था, इसमें को चेयर किया था प्राइम मिनिस्टर ने, बांग्लादेश और बारबाडोस के। कौन? बारबाडोस का प्राइम मिनिस्टर कौन है? ये मियां मोटले, और इसका बांग्लादेश का शेख हसीना वाजिद। अब इसके हेड्स, जो इसके हेड्स हैं, फाओ के हेड्स, OIE ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ है जो WHO, इनके जो हेड हैं वो इसके एक्स ऑफिसियो मेंबर रहेंगे। एक्स ऑफिसियो का मतलब क्या होता है ये जान लीजिए। मान लो अब WHO का कोई भी चेयरमैन है जो अभी फ़िलहाल है, वो ही इसका एक्स ऑफिसियो मेंबर रहेगा। मान लो अगले साल कोई और बदल गया तो वो बन जाएगा। तो मतलब जो अभी प्रेजेंटली इसके हेड हैं WHO को और FAO के और OIE के, इन तीनों के जो भी हेड्स हैं ऑटोमेटिकली एक्स ऑफिशियो मेंबर बन जाएंगे इस ग्रुप के। कौन से ग्रुप के? जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसका क्या नाम है? वन हेल्थ ग्लोबल लीडर्स ग्रुप ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ठीक है जी। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इस ग्रुप को बनाने के ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव का मतलब है जी एम या टारगेट, लक्ष्य। क्या टारगेट है जिसके क्या ऑब्जेक्टिव है? इसका ऑब्जेक्टिव है जी, इट सीक्स टू कैटलाइज ग्लोबल अटेंशन एंड एक्शन टू प्रिजर्व एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन्स एंड अवॉइड द डिजास्टर्स कंसिक्वेंसेज ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। क्या मतलब है जी इसका? मतलब जो एंटी माइक्रोबियल जो मेडिसिन है उनको प्रिजर्व करना, और जो इनसे नुकसान हो रहा है, जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से नुकसान हो रहा है, उस नुकसान को अवॉइड करना, मतलब उस नुकसान को हटाना, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है जी। अब इसके फंक्शन क्या होंगे जो ये ग्रुप बनाया है? इस ग्रुप के फंक्शन होंगे जी, ये मॉनिटर करेगा ग्लोबल रिस्पॉन्स टू एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, मतलब जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के लिए क्या क्या स्टेप लिए जा रहे हैं ग्लोबली, उसको मॉनिटर करेगा। मेंटेन पब्लिक मोमेंटम को भी मेंटेन करेगा जी ये। अगला, प्रोवाइड रेगुलर रिपोर्ट ऑन द साइंस एंड एविडेंस रिलेटेड टू AMR टू द UN मेंबर स्टेट्स।
जो यूएन के मेंबर हैं, यूनाइटेड नेशन के राष्ट्र है, यूनाइटेड नेशन क्या है, संयुक्त राष्ट्र हिंदी में बोलते हैं जिसको, तो ये रेगुलर रिपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा। एएमआर मतलब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से रिगार्डिंग यूएन मेंबर स्टेट्स को उसकी रिपोर्ट रेगुलरली प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट क्या करेगा, एडवोकेट फॉर द इंक्लूजन ऑफ एएमआर लेंस इन द इन्वेस्टमेंट ऑन एग्रीकल्चर, हेल्थ डेवलपमेंट, फूड एंड फीड प्रोडक्शन। इन एरियाज़ में भी जी जो क्या है इन्वेस्टमेंट होती है एग्रीकल्चर, हेल्थ और डेवलपमेंट, फूड पे, फीड प्रोडक्शन पे, इसमें भी ये एडवोकेट करेगा। अगला क्या होगा जी, पुश फॉर मल्टी स्टेक होल्डर एंगेजमेंट ऑन द इशू। इस इशू पे मल्टी स्टेक होल्डर इंगेजमेंट का मतलब है कि मान लो प्राइवेट सेक्टर से, एनजीओ से, गवर्नमेंट से, सारे लोगों को एक साथ लेके आएगा इस एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इशू के लिए। ठीक है जी। अब आपके मन में आ रहा होगा ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या है, चलो इसे देखते हैं। ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या है, ये जी देखो एएमआर शॉर्टकट में है जी, इसकी फुल शॉर्ट फॉर्म एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस अकर्स व्हेन बैक्टीरिया एंड वायरसेस, फंगी एंड पैरासाइट्स change over time and no longer respond to medicines, making infections harder to treat and increasing the risk of disease spread, severe illness and health। क्या है कि जी मान लो कोई बीमारी है, मान लो जी मैं एग्जांपल लेता हूँ, टीबी बीमारी है, वो घर में देखने वाला टीबी नहीं है जी, ये टीबी है बीमारी, ट्यूबरकुलोसिस, पता होगा आपको। तो टीबी है, मान लो किसी को क्या हो गया कि एक टाइम ऐसा आ जाता है कि मान लो ए मेडिसिन दी जाती है टीबी के मरीज को, तो बैक्टीरिया अपने आप को, टीबी किससे होता है, बैक्टीरिया से, तो बैक्टीरिया क्या करेगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो ए मेडिसिन टीबी से ठीक करने के लिए ए मेडिसिन दी जा रही है, तो ये बैक्टीरिया पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब इस ए मेडिसिन को दो, क्या होता था पहले, मान लो ए मेडिसिन से टीबी ठीक हो जाता था, अब ए मेडिसिन से टीबी ठीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया ने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया कि अब इस दवाई का इस पर कोई असर नहीं होता। तो इसी को बोलते हैं जी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, मतलब बैक्टीरिया ने इम्यूनिटी डेवलप कर लिया, अपने आप में इम्यूनिटी डेवलप कर लिया एक मेडिसिन के अगेंस्ट, तो उसके लिए अब दूसरी मेडिसिन काम में आएगी, ये ए मेडिसिन काम में नहीं आएगी। इसी को बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अभी किसी से भी कोई भी कर सकता है, बैक्टीरिया भी, वायरस भी, फंगी, पैरासाइट। जैसे मान लो वायरस से, जैसे कोरोना चल रहा है, कोरोना वायरस से होता है, मान लो आज कोरोना से कोई, कोरोना के लिए दवाई दी जा रही है, वो आगे चल के वायरस क्या है, अपने आप को म्यूटेशन कर ले, म्यूटेट कर ले, अपने आप को डेवलप कर ले और उस दवाई का कोई असर ही ना पड़े। तो यही है जी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, समझ आ ही गया होगा। अब जो ऑर्गेनाइजेशन ने, जैसे ये वन हेल्थ को, ग्लोबल लीडर को ये एस्टेब्लिश किया है, किस किस ने, फाओ, WHO, OIE। अब इसको देख लेते हैं ये क्या क्या है। फाओ क्या है, ये फाओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। एक यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। यूनाइटेड नेशन मैंने बताया था सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद 1945 में सारे कंट्रीज़ ने मिलकर सोचा कि ग्लोबली पीस एस्टेब्लिश करने के लिए, मतलब पूरे संसार में शांति बनाए रखने के लिए कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जो आगे से अगला वर्ल्ड वार ना हो, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद कोई वर्ल्ड वार ना हो। तो दुनिया में पीस एस्टेब्लिश करने के लिए यूनाइटेड नेशन बनाया गया। यूनाइटेड नेशन को की 6 ऑर्गन थे जी, 6 ऑर्गन और कुछ इसकी स्पेशलाइज्ड एजेंसी थी। उन स्पेशलाइज्ड एजेंसी में एक फाओ भी है। ठीक है जी, क्या बताया मैंने, 1945 के बाद यूनाइटेड नेशन को एस्टेब्लिश किया, उसमें 6 ऑर्गन थे और कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसी थी जिनमें एक फाओ भी है, उसी का पार्ट। ठीक है जी, इसका काम क्या है फाओ का काम क्या है, फाओ का काम है जी, ये इंटरनेशनली इफ़र्ट करती है टू डिफीट हंगर एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी। क्या करती है जी, हंगर, भूखमरी, और न्यूट्रिशन, पोषणता, और फूड सिक्योरिटी, मतलब ये जो भूखमरी है उसको मिटाने के लिए और न्यूट्रिशन को बढ़ाने के लिए, फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए काम करती है फाओ। अब फाओ का
हेडक्वार्टर कहाँ जी? रोम इटली में है। इटली यूरोप में एक कंट्री है जी, इटली में रोम एक जगह है, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। अब इस फाओ का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जी ये किसको रिपोर्ट करती है? जैसे मान लो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, किसी को रिपोर्ट तो देगी तैयार करके, मान लो हंगर पे रिपोर्ट तैयार करिए तो किसको देगी? ये देगी जी यूनाइटेड नेशन की ही एक एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसे शॉर्टकट में इकोसॉक बोलते हैं। ये देखो अरे यार जगह ही नहीं है, इकोसॉक, ECOSOC, इकोसॉक बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल काउंसिल। ये एक स्पेशलाइज एजेंसी है, उसके अंडर ये फाओ आती है। ठीक है जी, फाओ इसको रिपोर्ट करती है। अब फाओ कब बनी थी? ये बनी थी जी 1945 में ही, 16 अक्टूबर को। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं क्या, OIE। ये क्या जी? ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी इंटर गवर्नमेंटल का मतलब बताया था मैंने। जहाँ पे इंटर गवर्नमेंट आ जाए मतलब सिर्फ गवर्नमेंट पार्टिसिपेट कर रही है उस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने में। तो ये क्या करती है? ये एनिमल की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब ये तो जो फाओ थी उसका काम क्या था? जो लोगों की भूखमरी है उसको दूर करने के लिए, फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन ये पशुओं के लिए, एनिमल हेल्थ को देखने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी। और इसे ना इट इज़ रिकग्नाइज एज ए रेफरेंस ऑर्गेनाइजेशन बाय द WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसके रेफरेंस में इसको रिकग्नाइज किया जाता है, OIE को। ये UN का पार्ट नहीं है, याद रखना। OIE UN का पार्ट नहीं है। जो फाओ थी वो तो UN का पार्ट थी, UN की स्पेशलाइज एजेंसी थी, लेकिन OIE UN की एजेंसी नहीं है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? OIE का की हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। और कब फाउंड की गई थी ये? 1924 में। कब? 1924 में। अच्छा जी, इसके कितने मेंबर हैं? इसके मेंबर हैं जी 182 मेंबर स्टेट्स हैं। और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब जो इस ऑर्गेनाइजेशन में काम होता है कौन सी लैंग्वेज में होता है? फ्रेंच, इंग्लिश और स्पेनिश, 3 लैंग्वेज है जी। ठीक है जी। अब WHO क्या है? WHO भी फाओ की तरह इसकी एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन की। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज ए स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन की ये भी फाओ की तरह एक एजेंसी है, स्पेशलाइज एजेंसी। ये क्या काम करती है? रेस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ। ये भी पब्लिक हेल्थ को इंटरनेशनली इम्प्रूव करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, उसको देखभाल करने के लिए। WHO कॉन्स्टिट्यूशन विच एस्टेब्लिश द एजेंसी गवर्निंग स्ट्रक्चर एंड प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इट्स मेन ऑब्जेक्टिव एज द अटेनमेंट बाई ऑल पीपल्स ऑफ द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ। यानी कि छोटे रूप से मैं बात करूं तो सिर्फ हेल्थ को वर्ल्ड वाइडली, ये हेल्थ को सारे दुनिया में इम्प्रूव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी WHO की है जी। ठीक है जी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? जनेवा, स्विट्ज़रलैंड। ये भी स्विट्ज़रलैंड यूरोप में एक कंट्री है जी, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, जनेवा। कब एस्टेब्लिश हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। फाओ कब हुई थी? 1945 में। और ये उसके 3 साल बाद 1948 में। ठीक है जी। और इसकी भी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल काउंसिल। ठीक है जी। शॉर्टकट में जिसे मैंने बताया था इकोसॉक बोलते हैं, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो समझ आया जी। फाओ और WHO ये UN की स्पेशलाइज एजेंसी हैं, और OIE ये अलग है जी। ठीक है, ये भी इंटर गवर्नमेंटल है, लेकिन ये WTO के रेफरेंस में रिकग्नाइज्ड की जाती है, लेकिन UN की कोई स्पेशलाइज एजेंसी नहीं है। ठीक है जी, ये इसके बारे में था। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक रिलेटेड है जी चाइना टू बिल्ड ए मेजर डैम ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर। चाइना क्या है जी? ब्रह्मपुत्र रिवर, आपने नाम तो सुना ही होगा, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर, रिवर के ऊपर डैम बना रहा है चाइना, मेजर डैम। प्लानिंग कर रहा है कि उस एक हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाया जाए ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर। कहाँ पे? तिब्बत में। तिब्बत पता ही होगा जी, इंडिया है जो हमारा, नेपाल है जैसे यहाँ पे, ये तिब्बत है, तो यहाँ तिब्बत का पार्ट है ये, यहाँ पे बना रहा है। मैं दिखाऊंगा अभी मैप में।
ए प्रपोजल फॉर दिस हैज़ बीन क्लियरली पुट फॉरवर्ड इन द 14th 5-year प्लान। चाइना का 14 5-year प्लान चलने वाला है, हमारे कंट्री में भी 2017 तक 12 प्लान 5-year प्लान 12 5-year प्लान कंप्लीट हो चुके हैं। पहले चला करते थे लेकिन अब हमारे कंट्री में 5-year प्लान नहीं होते हैं। तो चाइना में 5-year प्लान होते हैं, उसका 14 प्लान में ये जो प्रोजेक्ट है मेंशन किया गया है कि ब्रह्मपुत्रा रिवर पे तिब्बत में डैम बनाया जाएगा। अब ये रिस्पॉन्स क्या आया है इंडिया और बांग्लादेश से। अब ये रिस्पॉन्स क्यों कर रहे हैं वो मैं आप बाद में बताऊंगा, इनका रिस्पॉन्स क्या है ये जान लो पहले। प्रपोजल्स फॉर डैम्स ऑन ब्रह्मपुत्रा हैव evoked concern in India and Bangladesh. The riparian states and China has downplayed such anxieties, saying it would keep their interest in mind. ब्रह्मपुत्रा रिवर पे डैम बनाने को बांग्लादेश और इंडिया ने कंसर्न दिखाई है। कंसर्न का मतलब परेशानी, प्रॉब्लम, ठीक है जी। अब इनकी क्या परेशानी है इंडिया को? इंडिया को परेशानी क्या है इससे? भाई चाइना में ब्रह्मपुत्रा रिवर है वहाँ पे और डैम बना रहा है अपनी टेरिटरी में, लेकिन इंडिया को क्या कंसर्न है इससे? कंसर्न है जी, क्या है देखेंगे। चाइना का डैम है जो बिल्डिंग ओवर ड्राइव इज ए कंसर्न बिकॉज देर आर नो बाईलेटरल और मल्टीलेटरल ट्रीटीज ऑन द वाटर। पहली बात तो ये जी, कोई बाईलेटरल या मल्टीलेटरल कोई ट्रीटी नहीं है वाटर पे जो चाइना ये डैम बिल्ड कर रहा है। बाईलेटरल का मतलब होता है जी दो कंट्रियों के साथ जो होता है, दो कंट्रियों के साथ कोई भी एग्रीमेंट होता है। मल्टीलेटरल होता है जी दो कंट्री से ज़्यादा, 3 हो 4 हो तो उसे मल्टीलेटरल ट्रीटी मतलब संधि, एग्रीमेंट, समझौता बोलते हैं। चाइना बिलीव्स डैम बिल्डिंग ऑन द ब्रह्मपुत्रा हेल्प्स इट्स असर्ट क्लेम्स ओवर अरुणाचल प्रदेश। दूसरा कंसर्न है जी इंडिया का कि जब पहले आप ना ये डैम देख ही लो, मैं दिखा देता हूँ आपको ये कहाँ पे है। ये देखो जी, ये ब्रह्मपुत्रा रिवर है जी, ये जो आ रही है इंडिया में मिल रही है यहाँ पे, ये ब्रह्मपुत्रा यहाँ से निकलती है। ये नाम क्या है, कहाँ से निकलती है बाद में दिखाऊंगा। ये जी यहाँ से निकलती है पहले। और ये डैम कहाँ पे बना रहा है? ये डैम देखो जी, ये डैम बना रहा है ये। अब वापस उसी पे आते हैं, फिर बाद में मैप के बारे में समझेंगे। ये जी इंडिया का क्या कह रहा है? इंडिया कह रहा है कि चाइना ये बिलीव करता है कि ब्रह्मपुत्रा पे डैम बना के वो अपने अरुणाचल प्रदेश पे जो दावा करता है, क्लेम करता है कि अरुणाचल प्रदेश का जो कुछ पार्ट, इतने पार्ट पे, अरुणाचल प्रदेश के पार्ट पे वो क्लेम करता है कि ये हमारा है, चाइना कहता है। तो इंडिया कह रहा है कि इससे इंडिया का जो क्लेम है वो अपना क्लेम असर्ट करना चाहता है, दावा करना चाहता है कि ये हमारा पार्ट है, ठीक है जी। तीसरा क्या कंसर्न है? तीसरा कहता है इंडिया बिलीव्स चाइनाज प्रोजेक्ट इन तिब्बतियन प्लेटू थ्रेटन टू रिड्यूस रिवर फ्लोज इनटू इंडिया। तीसरा कहता है कि जब चाइना यहाँ पे डैम बना लेगा तो जो इस रिवर से यहाँ पे पानी आता, वाटर आता है इंडिया में, उस रिवर फ्लो को क्या करेगा? रिड्यूस कर देगा। डैम बना लेगा जी, डैम बना लेगा, मान लो ये रिवर फ्लो कर रही है, यहाँ पे डैम बना लेगा तो पानी यहाँ पे रिड्यूस कर देगा चाइना। और ये इंडिया के लिए कंसर्न हो सकता है जी, क्योंकि पानी तो चाहिए ना इंडिया को, यहाँ पे जो एग्रीकल्चर वगैरह होती है और भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, यहाँ ब्रह्मपुत्र का रिवर यूज होता है जी। अगला, डैम्स कैनाल इरिगेशन सिस्टम कैन टर्न वाटर इनटू ए पॉलिटिकल वेपन्स टू बी wielded इन वॉर और ड्यूरिंग पीस टू सिग्नल अनाउंस विद ए को रिपेरियन स्टेट। क्या है कि जी एक पॉलिटिकल वेपन की तरह यूज कर सकता है इसे। कैसे? मान लो इंडिया चाइना का वॉर हो गया, लड़ाई हो गई इंडिया चाइना के बीच में, तो चाइना क्या करेगा? इस डैम को, मान लो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी आ गया, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो यहाँ पे इंडिया में फ्लड लाने के लिए मान लो डैम खोल दिए, ज़्यादा पानी रिलीज़ कर दिया, तो इंडिया में फ्लड लाने के लिए ये काम कर सकता है। या फिर पानी कम है, मान लो अब बारिश कम हुई है, पानी नहीं है, तो चाइना यहाँ पे रोक लेगा तो ड्रॉट आ जाएगी, मतलब सूखा, पानी की कमी हो जाएगी। तो इस तरह से ये चाइना यूज कर सकता है इस डैम को। नेक्स्ट, डिनायल ऑफ हाइड्रोलॉजिकल डेटा बिकम्स क्रिटिकल व्हेन द फ्लो इन द रिवर इज़ वेरी हाई। ये जी मान लो जब किसी साल में बहुत ज़्यादा बारिश हो गई तो क्या है,
उस टाइम में हमें डेटा चाहिए कि भाई कितनी बारिश होगी, ब्रह्मपुत्रा में कितना पानी आ रहा है आज, ताकि हम जो यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा के आसपास जो लोग रह रहे हैं उन लोगों को शिफ्ट कर सकें। लेकिन जब ये हमारे पास डेटा नहीं होगा तो ये क्या है, हमारे लिए क्रिटिकल हो सकता है। नेक्स्ट क्या है जी, चाइना इज़ कंटेम्पलेटिंग नॉर्थवर्ड री राउटिंग ऑफ द यारलुंग जंगपो। यारलुंग जंगपो चाइना में इसको ब्रह्मपुत्रा रिवर को ही बोलते हैं। इंडिया में ब्रह्मपुत्रा रिवर बोलते हैं और चाइना में क्या बोलते हैं, यारलुंग जंगबो। ये देख लो आप एक बार, ये यारलुंग जंगबो, जंगबो जो भी है इसी को बोलते हैं। और क्या होगा जी इससे, डाइवर्जन ऑफ ब्रह्मपुत्रा इज एन आइडिया चाइना डज नॉट डिस्कस इन पब्लिक बिकॉज इट इज इम्प्लाइज डिवास्टेटिंग इंडियाज नॉर्थ ईस्ट प्लेन्स बांग्लादेश आइदर विद फ्लड्स और रिड्यूस्ड वाटर। चाइना क्या है जी, इस डाइवर्जन को, ब्रह्मपुत्र के डाइवर्जन को पब्लिक में भी डिस्कस नहीं करता है। ठीक है जी। अब इंडिया के लिए सिग्निफिकेंस क्या है ब्रह्मपुत्रा रिवर का, ब्रह्मपुत्रा रिवर का सिग्निफिकेंस यानी कि इम्पोर्टेंस, क्या महत्व है इंडिया के लिए ब्रह्मपुत्रा रिवर का। एक तो मैं बता ही चुका हूँ जी, एग्रीकल्चर के लिए है ना, ये फ्लो करती है ब्रह्मपुत्रा तिब्बत, इंडिया और बांग्लादेश में। ये क्रिटिकल वाटर सोर्स है जी इंडिया के लिए। कौन कौन सी स्टेट के लिए, अरुणाचल प्रदेश के लिए, असम, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड और वेस्ट बंगाल। जो यहाँ पे लोग रहते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, ब्रह्मपुत्रा रिवर का वाटर को यूज़ करते हैं ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी और एग्रीकल्चर के लिए भी, खेती के लिए भी, क्रॉप कल्टीवेशन के लिए। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंस है जी इसकी। नेक्स्ट ये लिखा है जी, ब्रह्मपुत्रा वैली सपोर्ट्स द लाइव्स ऑफ सेवरल इंडिजीनस कम्युनिटीज़। इंडिजीनस कम्युनिटीज़ का मतलब होता है जी जो वहाँ पे मूल निवासी रह रहे हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर के आसपास। ब्रह्मपुत्रा वैली का मतलब घाटी। वैली ऐसी होती है जी, मान लो कोई दो पहाड़ हैं, माउंटेन है ये और ये, इनके बीच में जो ये गड्ढा सा बन जाता है, जो मान लो ऐसे, ये जी, ये यहाँ भी माउंटेन है, यहाँ भी माउंटेन है, तो ये बीच में जो रास्ता बन जाता है इसी को वैली बोलते हैं जी, ब्रह्मपुत्रा वैली। ये हमने देख ही लिया था मैप में कि यहाँ से निकलती है इसका सोर्स। और इसका सोर्स कहाँ पे है, ये जो यारलुंग जंगपो, इसे संगपो भी बोलते हैं, याद रखना। ये संगपो, ये संगपो है, TSANGPO। चाइना में संगपो भी बोलते हैं और यारलुंग जंगबो, दो नाम है इसके। और इंडिया में ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं इसको। ये यहाँ से इंडिया में होके असम से ये बांग्लादेश में जाके बंगाल की खाड़ी में, ये बे ऑफ बंगाल है, ये यहाँ पे मिल जाती है, ये बे ऑफ बंगाल जी। तो ये इसका सोर्स कहाँ पे, कहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्रा रिवर, कैलाश रेंज से। कैलाश रेंज आपने सुना ही होगा जी, हिंदू कम्युनिटी के लिए बहुत फेमस है कैलाश रेंज, जहाँ पे हिंदू कम्युनिटी मानती है कि जो भगवान शिव थे वहाँ पे बैठा करते थे ध्यान में, तो वही कैलाश रेंज है, वहीं से निकलती है ये। कैलाश रेंज तिब्बत में है। कैलाश की पहाड़ियाँ, रेंज का मतलब कैलाश की पहाड़ियाँ, कैलाश रेंज। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है जी हाईबूसा 2 स्पेसक्राफ्ट। जापान का स्पेसक्राफ्ट है ये, हाईबूसा 2 नाम है इसका। ये क्या है कि एस्टेरॉइड से सॉइल सैंपल लेके आया अर्थ पे। अब एस्टेरॉइड क्या है या हाईबूसा 2 क्या है, तो इसे जानेंगे हम इसमें। ये जापान का हाईबूसा स्पेस क्राफ्ट है जो हाईबूसा 2। ये रियोगु, जो ये रियोगु, मुझ पे तो प्रोनाउंस हो नहीं रहा है जी, ये जापानीज़ नेम है, देख लेना। रियोगु, रियोगु नाम है जी इस एस्टेरॉइड का, जहाँ से ये सैंपल लेके आता है मिट्टी का। मतलब वहाँ की जो एस्टेरॉइड है जी, एक एस्टेरॉइड क्या होते हैं मैं बाद में बताऊँगा। एस्टेरॉइड का नाम है रियोगु, वहाँ से ये एक स्पेस क्राफ्ट भेजा था हाईबूसा 2 नाम का जापान ने। तो वहाँ से ये मिट्टी, एक तरह से वहाँ की मिट्टी का सैंपल लेके आया है, ठीक है जी, उसका सरफेस का। तो अभी ये अर्थ पे पहुँचा है, सॉइल सैंपल लेके आया वहाँ से। देखो जी, ये सॉइल सैंपल लेके आया है, सॉइल सैंपल एंड डेटा फ्रॉम द एस्टेरॉइड कुड प्रोवाइड क्लूज टू ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम। मतलब इस सॉइल सिस्टम, जो सॉइल लेके आया वहाँ से सॉइल सैंपल एस्टेरॉइड से, उसका क्या यूज होगा, उसका यूज होगा जी ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम। मतलब हम सोलर सिस्टम का ओरिजिन कैसे हुआ था, कब ये बना था सोलर सिस्टम, इस बारे में जानकारी मिलेगी।
ठीक है जी। ये साइंटिस्ट वगैरह भेजते रहते हैं मार्स पे भी और मून पे भी। ये मिशन जो होते हैं हम सब का ये लगभग ये टारगेट होता है कि यूनिवर्स कैसे बना, मतलब जो ये पूरा अर्थ पे लाइव है कैसे एग्जिस्ट हुई, इसी का जो प्रश्न का आंसर है यही ढूंढते रहते हैं। कैसे ओरिजिन हुआ, सोलर सिस्टम कैसे बना, यही सब कुछ। अब ये हायाबुसा जो 2 प्रोजेक्ट है किसने भेजा था? ये जापान की स्पेस एजेंसी है जाक्सा। जैसे हमारे इंडिया की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? इसरो, सुना होगा आपने इसरो। ऐसे ही जापान की स्पेस एजेंसी है। स्पेस एजेंसी मतलब आसमान में जो हम कोई भी सैटेलाइट वगैरह भेजते हैं या कोई भी मिशन भेजते हैं उसके लिए स्पेस एजेंसी काम करती हैं। ऐसे ही जापानी स्पेस एजेंसी का नाम है जाक्सा। तो इसने लॉन्च किया था ये 2014 में और ये लौट के कब आया? 2018 में इसकी पूरी हो गई थी जो इसकी यात्रा थी। रेंडेजवस का मतलब है इसकी यात्रा 2018 में पूरी हो गई थी। अब इसके बारे में इसमें क्या क्या लेके गया था ये? इट कैरीड मल्टीपल साइंस पेलोड्स। ये पेलोड्स का मतलब है जो सामान ये लेके गया था अर्थ से। क्या क्या लेके गया था? उसमें था रिमोट सेंसिंग के लिए सैम्पलिंग, 4 स्मॉल रोवर्स। रिमोट सेंसिंग का मतलब होता है जी एक तरह से अर्थ या किसी सरफेस के बारे में डेटा कलेक्शन। ये दैट विल इन्वेस्टिगेट द एस्ट्रॉइड सरफेस टू इन्फॉर्म द इन्वायरमेंटल एंड जियोलॉजिकल कंटेक्स्ट ऑफ द सैंपल्स कलेक्टर। ये क्या करेगा? जो लेके गया था ये पेलोड्स, रिमोट सेंसिंग, सैम्पलिंग और 4 रोवर, ये जो एस्ट्रॉइड का सरफेस था, जैसे अर्थ का सरफेस है ये अर्थ पे, ठीक है जी, अर्थ के सरफेस से जो एस्ट्रॉइड पे भेजा था तो एस्ट्रॉइड के सरफेस की ये क्या करेगा? उसको इन्वेस्टिगेट करेगा, इसलिए भेजा था ये। और इसके क्या ऑब्जेक्टिव थे? और ऑब्जेक्टिव था जी टू कैरेक्टराइज द एस्ट्रॉइड फ्रॉम रिमोट सेंसिंग ऑब्जर्वेशन ऑन ए माइक्रोस्कोपिक स्केल। मतलब वो ये जी जो डेटा कलेक्ट किया है उसी का ऑब्जर्वेशन करना ही इसका काम था, जो सैंपल लेके आया है। नेक्स्ट क्या है जी? इसका नेक्स्ट है जी टू एनालाइज द सैंपल्स रिटर्न फ्रॉम द एस्ट्रॉइड ऑन ए माइक्रोस्कोपिक स्केल। वही लाइन दोबारा लिख दी गई है जी यहाँ पे गलती से। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है? सिग्निफिकेंस एक तो वही है जी सोलर सिस्टम का ओरिजिन कैसे हुआ, वहाँ से जो ये ऑर्गेनिक मैटर वगैरह लेके आएगा वहाँ ट्रैप्ड करेंगे, वाटर है या नहीं है, उस पर पानी है नहीं है, ये चीज़ देखेंगे। मतलब जो प्लानेट पे जो लाइफ है वो कैसे ओरिजिनेट हुई, यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। मतलब इसका जो टारगेट है लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई, सोलर सिस्टम कैसे बना, यही सब इसका टारगेट है और कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। अब ये जी ये देख लो, ये है एस्ट्रॉइड रियोगो। ये क्या है? जो अर्थ है, जैसे ये सोलर सिस्टम है जी हमारा, ये सोलर सिस्टम है, ये सन है, ये सन है जो दिखाई दे रहा है, ये बीच में जो ये पीली सी बिंदी दिखाई दे रही है ये सन है। इसके चारों ओर ऐसे जो ये घूम रहे हैं ना, हर ऐसे अर्थ 8 प्लानेट इसके चारों ओर रिवॉल्यूशन करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो इसी तरह से ये भी मार्स और अर्थ के बीच में, कौन कौन से? मंगल और अर्थ, हमारी पृथ्वी, 2 ग्रह के बीच में ये रियोगो एस्टेरॉइड घूम रहा है ऐसे, ठीक है जी। ये भी चारों ओर इसके सन के चारों ओर घूम रहा है ऐसे, ऐसे भी अर्थ घूम रही है। अब ये कैसा था ये देख लो जी, ये था जी जो भेजा था, जिसका नाम है ये हायाबुसा 2। नाम भी कैसा है जापानी जी, हायाबुसा 2। ये है जी, ये इसी का नाम है। ये भेजा था, ये क्या करेगा? यहाँ पे ड्रिल करेगा, इससे यहाँ से सैंपल कलेक्ट करेगा और सैंपल कलेक्ट करके ये लेके आया जी यहाँ से। तो इसी का अध्ययन करेंगे, इसी की स्टडी करेंगे साइंटिस्ट कि वहाँ पे कैसा इन्वायरमेंट है, क्या ओरिजिन है सोलर सिस्टम का, क्या है उस कुछ पता लग जाए, तो यही सब करेंगे इससे। नेक्स्ट आर्टिकल है जी ड्राई स्वैब डायरेक्ट RT-PCR मेथड। ये RT-PCR मेथड यही कोरोना के टेस्ट के लिए जी, कोरोना के टेस्ट के लिए एक नया मेथड खोजा है। क्या है? CSIR सेंटर फॉर सेलुलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एक सेंटर है जी जिसका नाम ये है, इसने डेवलप किया है ये RT-PCR। इसका पूरा नाम है ड्राई स्वैब डायरेक्ट RT-PCR मेथड।
ये कोरोना की टेस्टिंग के लिए। किस लिए? ये जी, टू रैम्प अप कोविड-19 टेस्टिंग के लिए ये तैयार किया है। अभी किसने अप्रूव किया है? ये ICMR ने। ये ICMR क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जी जो इन सबको अप्रूव करती है, मान्यता देती है कि हाँ ठीक है, ये मेथड जो डेवलप किया है सही है, इसका आप यूज कर सकते हो। ये ICMR परमिशन देती है। ठीक है जी। अब इसके क्या फ़ायदा होंगे? ये डेवलप क्यों किया? क्योंकि हमारे पास तो पहले भी थे मेथड कोरोना की टेस्टिंग के लिए। तो इसके बेनिफिट क्या है जी? ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, क्योंकि इसकी जो टेस्ट करने के लिए जो लागत आती है, पैसे कम लगते हैं इसमें जी। और इजी टू इम्प्लीमेंट, मतलब आसानी से इसका टेस्ट हो जाता है, कोई नई किट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है जी। और जो एग्जिस्टिंग मैन पावर है कैन परफॉर्म दिस विद नो एडिशनल ट्रेनिंग, मतलब ज़्यादा मैन पावर, ज़्यादा लोगों की ज़रूरत भी नहीं है जी। इससे जो जो अभी की जितने भी नर्सिज़ हैं या जो हॉस्पिटल का स्टाफ है, मतलब कम मैन पावर में इसका यूज हो सकता है। और ये टेस्टिंग कैपेसिटी भी इसकी अच्छी है, मतलब क्विकली रिजल्ट दे सकता है, जल्दी से रिजल्ट दे सकता है। ये इसके बेनिफिट हैं। अगला आर्टिकल है जी गीता। गीता क्या है जी? गीता की फुल फॉर्म है जी ग्लोबल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी अलायंस। ये जी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब एक NGO टाइप में। NGO नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये गवर्नमेंट से हट के ऑर्गेनाइजेशन, संस्था बनाई जाती हैं जो काम करती हैं, गैर सरकारी संस्थाएं। नॉन प्रॉफिट का मतलब है जी ये प्रॉफिट मोटिव पे काम नहीं करती, ये सिर्फ वेलफेयर के लिए, भलाई के लिए काम करती है, लोगों की कल्याण के लिए। एक प्राइवेट पार्टनरशिप है ये। किसके अंडर बनी थी? कंपनीज एक्ट। एक कंपनीज एक्ट है जी, कंपनीज एक्ट। उसके अंडर सेक्शन 8 है। जैसे प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है, जैसे आर्टिकल है, ऐसी कंपनी एक्ट में सेक्शंस हैं। उस सेक्शन 8 से ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, जिसका नाम है गीता, ग्लोबल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी अलायंस। ये किसने डेवलप की थी, किसने प्रमोट किया था जी इसको? ये जॉइंटली किसने? टेक्नोलॉजी, इसको प्रमोट कर रहा है कौन कौन? टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। कौन कौन जान जी? 3 है जी। एक TDB। TDB क्या है? टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट बोर्ड, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST, और दूसरा तीसरा कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ये CII क्या है ये बाद में देखेंगे, ये ध्यान रखो। इस गीता को किसने डेवलप किया है, किसने प्रमोट किया है? इन तीनों ने प्रमोट किया है इसको, TDB, DST और CII। ठीक है जी। ये एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं किस किसने प्रमोट किया है, तो ये याद रखने वाली बात है। अब इसके फंक्शन क्या होंगे? ये फंक्शन क्या करेगी जी? ये इनकरेज इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट इन इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, मतलब जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी हैं उनमें इंडस्ट्रियल की इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करेगी, इनकरेज करेगी। कैसे? बाय मैपिंग टेक्नोलॉजी गैप्स, अंडरटेकिंग एक्सपर्ट इवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजीज अक्रॉस द ग्लोब, मतलब ग्लोब पे जितनी टेक्नोलॉजी हैं उनका कोलैबोरेशन करेगी एक तरह से ये, और इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट को टेक्नोलॉजी में, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी में प्रमोट करेगी। ये काम है जी इसका। और ये फंडिंग भी प्रोवाइड करेगी, प्रोवाइडिंग सॉफ्ट फंडिंग फॉर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, मतलब कोई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है उसके लिए पैसा भी देगी, ये फाइनेंस भी करेगी, फंडिंग भी देगी। ठीक है जी। अब ये CII भी है जी, इसने डेवलप किया था, इसको ही किया था, क्योंकि जो DST है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, है तो मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो और ये CII क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। ये CII क्या है? कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी, मतलब ये भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये इंडस्ट्री के जो वेलफेयर है उसके लिए काम करती है। मान लो इंडस्ट्रीज़ को क्या क्या समस्याएं हैं, जैसे लेबर यूनियन होती है हमारी, लेबर यूनियन या फार्मर यूनियन, जैसे अभी किसान आंदोलन चल रहा है तो किसान की जो संगठन है वो साथ दे रहे हैं किसानों की प्रॉब्लम में। ऐसे ही जब मान लो कोई इंडस्ट्री में प्रॉब्लम आती है तो ये जो CII है, CII ये कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री के क्या क्या कंसर्न है, क्या क्या प्रॉब्लम है, उनको गवर्नमेंट के सामने रखती है। ठीक है जी। जैसे अभी फार्मर की ऑर्गेनाइजेशन है, किसान, ये किसान संगठन वगैरह जो किसान का साथ दे रहे हैं किसान आंदोलन में, इसी तरह ये भी जब इंडस्ट्री की कोई परेशानी होगी वो गवर्नमेंट के सामने रखेगी। ठीक
ठीक है जी। ये फाउंड कब हुई थी? 1895 में, मतलब आज़ादी से पहले 1895 में इसको फाउंड किया था, जब अंग्रेज़ों का राज था हमारे इंडिया पे। अगला आर्टिकल है जी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इशू तो की थी जी, रिलीज़ की थी जनवरी 2020 के लगभग, लेकिन अभी न्यूज़ में क्यों थी? क्योंकि इस इंडेक्स को गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया है। क्यों कर दिया? क्योंकि बताया जी ये प्रीजुडिस्ड है, बाइस्ड है, डिस्क्रिमिनेटरी है, मतलब एक तरह से पक्षपात है, भेदभावी है, ये अच्छे से डेटा कलेक्शन नहीं करती है, इसका डेटा रॉन्ग है, ये बता के इंडियन गवर्नमेंट ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। अब ये रिलीज़ कौन करता है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स? इसे जी ये करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भी क्या है? ये भी एक एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जर्मनी में बनी हुई है। ये कब फाउंड हुई थी? ये जी 1993 में फाउंड हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? बर्लिन जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है। बस इतना ही था इसमें। नेक्स्ट आर्टिकल है जी जोगनी सिस्टम। अब ये जोगनी सिस्टम क्या है? जोगनी सिस्टम है जी, ये 12th सेंचुरी, ये सेंचुरी ओल्ड प्रैक्टिस है, वेयर गर्ल्स एज यंग एज 12 ईयर ओल्ड मोस्टली फ्रॉम द मार्जिनलाइज्ड दलित बहुजन कम्युनिटीज़ आर मैरिड ऑफ टू द लोकल विलेज डेटी एज ए पार्ट ऑफ ए रिलीजियस बिलीफ। ये बहुत पुरानी एक प्रैक्टिस है जी। क्या है कि हिंदू धर्म में क्या होता है कि कम से कम एज 12 ईयर होनी चाहिए लड़की की, और जो दलित समाज की लड़की होती हैं, एससी कैटेगरी की लड़की, उस लड़की को गांव के जो टेंपल होता है, टेंपल से उसकी शादी कर दी जाती है। एक ये रिलीजियस बिलीफ है, मतलब धार्मिक आस्था है ये, कि वहाँ उस लड़की की शादी कर देते हैं टेंपल से। टेंपल में जो डेटी होता है, देव होता है, गॉड होता है, उस गॉड से उसकी शादी कर देते हैं, यानी कि वो देवदासी हो जाती है। इसलिए इसे देवदासी सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देवदासी सिस्टम। ये यहाँ लिखा जी देवदासी सिस्टम। मतलब देव मतलब गॉड, दासी मतलब स्लेव गुलाम, मतलब देव की दासी हो गई है, मतलब गॉड से शादी कर दी इसकी। तो क्यों करते हैं इसका? पहला रीज़न है तो जी फैमिली मोस्टली पुअर होती है, एक्सट्रीमली पुअर, और वो इस रिचुअल का मतलब है जी कोई रीति रिवाज में बिलीव करते हैं कि इससे भगवान खुश होंगे, प्लीज़ द गॉड को खुश करेगी, हु विल देन इम्प्रूव देयर लाइफ्स। कि जो पुअर फैमिली में जन्म लिया है इन्होंने, दलित समाज ने, एससी कैटेगरी की जो वुमन है, इनका ऐसे इस रीति रिवाज को निभाएंगे, इस टेम्पल से शादी करेंगे तो इनकी जो लाइफ है उसमें इम्प्रूवमेंट होगा, ये इसकी लाइफ इम्प्रूवमेंट होगी, ऐसा बिलीव करते हैं वो। अभी क्या है, अब इसका काम क्या होता था? जो जोगनी, ये उसे जोगनी बोलते थे, जो टेंपल से शादी कर देती थी, तो ये टेंपल की प्रॉपर्टी समझी जाती थी। मतलब एक तरह से अब टेंपल से शादी हो गई इसकी, मतलब देव से शादी हो गई, गॉड से, ये टेंपल की प्रॉपर्टी है। और इसमें बाद में क्या होने लगा कि बाद में इस सिस्टम में जो टेंपल की रखरखाव करते थे, टेंपल के पैटर्न होते थे, जो टेंपल के पैटर्न होते थे, टेंपल की रखरखाव करते थे, या विलेज हेड होते थे, उनकी सेक्सुअल नीड को पूरा करने का काम इससे होता था। मतलब वो लोग इससे फिजिकल रिलेशन बनाते थे। जो टेंपल का पैटर्न होता था, टेंपल में जो रखरखाव करने के लिए एक आदमी होता है और विलेज का हेड होता है। और बाद में क्या हुआ फिर, और इसमें चेंज आ गया कि वुमन को फोर्स किया जाता था टू कैटर एवरी मैन इन द देयर विलेज, मतलब विलेज में जितने भी आदमी हैं सबकी सेक्सुअल नीड पूरा करने के लिए इसको फोर्स किया जाता था। लेकिन ये प्रैक्टिस गलत है जी। इसलिए क्या था, ये कहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है जोगनी सिस्टम? तेलंगाना में। कहाँ पे? तेलंगाना में। तेलंगाना आपको पता ही होगा जी, 6 साल पहले आंध्र प्रदेश से अलग स्टेट बना दिया था, तो तेलंगाना में परफॉर्म होती है ये। अभी भी इसकी 2-3 एग्जाम्पल देखे हैं, इसीलिए ये न्यूज़ में आया। लेकिन इस प्रैक्टिस को 1988 में जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट थी, पहले तो आंध्र प्रदेश एक ही था क्योंकि 6 साल पहले ही अलग हुआ है तेलंगाना इससे, तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया था 1988 में ही। लेकिन फिर भी अभी इसके एग्जाम्पल देखे गए हैं, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। एक तरह से ये डेरिगेटरी था, मतलब
डिग्रेडेशन करता था वुमेन की इमेज को, और एक प्रोस्टिट्यूशन की तरह समझा जाता। प्रोस्टिट्यूशन का मतलब है जी वेश्यावृत्ति, तो इसलिए इसको बैन कर दिया था, लेकिन अभी भी इसके एग्जाम्पल देखे गए हैं। तो ये हमारे आज का डिस्कशन था। थैंक यू वेरी मच।